अभी भी कितने लोगों को याद नहीं है? ईमानदारी से बताइए, नहीं तो पूछना शुरू करेंगे अब। अभी भी किसको किसको प्रस्तावना याद नहीं है? सबको याद हो गया है? बताइए भाई, किसको किसको नहीं याद है वो हो हाथ उठाइए ना। जो नए हैं उनको नहीं मालूम हुआ कि याद करके आना है, वह पुराने वाले बताइए। सब पुराने वाले ही हैं। सब पुराने ही हैं। चलिए ठीक है, नहीं याद कर रहे हैं तो भाई अलग बात है। मैंने बताया था ना, कुछ लोग पंचवर्षीय योजना बना के आते हैं तैयारी में कि भाई 5 साल तक तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। तो वैसे लोग के लिए माफ़ है, नहीं भी याद करेगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ लिया है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं। तो इससे रिलेटेड अगर किसी की कोई समस्या हो तो बताइए। एक चीज़ और मैं फिर से कह दूं, कुछ लोग नए भी हैं, आप लोग पिछली बैच का जो नोट्स है, ठीक है ना, उसको ज़रूर ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे होगा कि आप रिपीटिशन से बच जाएंगे, ठीक है ना। एक तरीका ये हो सकता है कि हम वही नोट्स फिर लाएं और वही सारा क्वेश्चन फिर आपको लिखाएं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ हम ज़्यादा डिस्कशन पे जोर देंगे जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो पूरी तरह से समझ पे आधारित प्रश्न आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं? नए हैं उनके लिए फिर रिवाइज कर दूं कि आपको पिछले 5 साल के प्रश्न को क्या कर लेना है, कॉपी पे लिखना है। ये नहीं कि अनसॉल्व में लिखा हुआ है तो फिर लिखने की जहमत क्यों उठाएं, ठीक है ना। लिखना है और उसके बाद अपनी समझ के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट करता है। मैंने पहले दिन अच्छे से समझाया था कि कौन कौन सा सेक्शन है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे तो आइडिया आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे, और जिन्होंने लिखा है उसको देखा है ठीक से, या जिन्होंने, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले मेंस दिया हुआ है? अच्छा, आप लोगों ने मेंस दिया है, तो मेंस जिन्होंने दिया है उनसे भी आप डिस्कस करिएगा। वो आपको बताएंगे कि अब प्रश्न जो भी आ रहे हैं वो पहले की तरह नहीं आ रहे। पहले आता था राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताइए, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ बताइए, ठीक है। अब प्रश्न उस तरह के नहीं आ रहे हैं। अब प्रश्न कैसे आ रहे हैं? आपकी समझ पे आधारित, यानी कि आप अपने संविधान को, अपने संवैधानिक दर्शन को किस तरह से समझते हैं। अगर आप समझते अच्छे से हैं तो प्रश्न का उत्तर भी आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं प्रश्न कहूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द के साथ जो विशेषण जुड़े हुए हैं, ठीक है, न्याय शब्द के साथ जो विशेषण जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव अटैच टू वर्ड जस्टिस, उसको लागू करने के लिए या उनको प्रतिपादित करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें बेसिकली क्या है, न्याय के साथ 3 विशेषण हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और, तो सबसे पहले तो आपको ये बताने के लिए कि इसको लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान है, पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि सामाजिक न्याय के लिए हमने क्या क्या प्रावधान किए हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा आर्थिक न्याय क्या है, और फिर आप बताएंगे कि इसको लागू करने के लिए क्या है। फिर आप बताएंगे राजनीतिक न्याय क्या है, और फिर उसको लागू करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न ना कोई लिखाता है ना कोई बताता है, समझ में आया? यानी कि अब आपको ऐसा नहीं कि प्रस्तावना का एक प्रश्न आया कि उसमें केवल प्रस्तावना से मतलब रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रश्न रिलेट कर रहा है प्रस्तावना से, पर इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फंडामेंटल राइट की जरूरत पड़ेगी, डीपी एसपी की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे जो पिछड़े वर्गों, कमज़ोर वर्गों के लिए, SC ST, इन सबों के लिए जो अलग अलग प्रावधान है उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तब तो आप बता पाइएगा। यानी प्रश्न एक है पर ये कितने सेक्शन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे। इसलिए आपको एक ओवरऑल समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए, जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ आपको कि आप लोग इसको समझ जाइए, ठीक है। चलिए, तो फंडामेंटल राइट हमने कर लिया है, आज DPSP शुरू करेंगे।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। सबको मालूम है पार्ट 4 है आर्टिकल 36 से यहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था, जब प्रियम्बल में पढ़ा रहा था, कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ, तो सबको मालूम है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को जो एकदम इम्पोर्टेंट बात कहेंगे, भारत में क्या इस्टेब्लिश करना था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों में ही बाकी सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। समता की बात कह लीजिए, स्वतंत्रता की बात कह लीजिए, बंधुता की बात कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं सारी बातें इन तीनों में आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि मूल उद्देश्य यही था कि हम अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करें। सारी कहानी संविधान की इसी के इर्द गिर्द चलती है, अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, जैसे कि नागरिकों को अधिकार देने थे, उनका कल्याण करना था, और उसी को अगर हम सैद्धांतिक भाषा में कहें तो नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करनी थी। यही हमारा उद्देश्य था। ठीक है, तो संविधान सभा में जब बहस चली तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे, कौन थे? BN राव, सब लोगों ने पढ़ा है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, उन्होंने एक बात कही थी कि अधिकार जो है वो बेसिकली दो तरह के होने चाहिए, एक जस्टिसिएबल हो और एक नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसी को एक तरह से दो पार्ट में करा दीजिए। जस्टिसिएबल है वो क्या हो गया? फंडामेंटल राइट, और जो नॉन जस्टिसिएबल था वो DPSP में कर दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट बेसिकली एकदम मूलभूत अधिकार हैं जो आपको प्राप्त है। ये क्या करते हैं? राज्य पे बंधन लगाते हैं, राज्य को रोकते हैं कुछ कामों से कि भाई राज्य ये काम नहीं करेगा, राज्य ये काम नहीं करेगा, इस तरह की बातें हैं मूल अधिकार में। और DPSP क्या है? राज्य को डायरेक्शन है, निर्देश, और ये क्या है? एक तरह से बंधन है। यानी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट क्या करता है? राज्य की शक्ति को नियंत्रित करता है, और DPSP क्या करता है? राज्य को निर्देश देता है कि आप अपनी जो पॉलिसी बनाइए, अपना जो प्रशासन चलाइए, वो इन बातों को ध्यान में रख के चलाइए। ठीक है ना, मतलब ऐसे कुछ सिद्धांत बना दिए गए कि कोई भी सरकार आए तो इन्हीं सिद्धांत के आधार पे अपना काम करे। इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक, यानी पॉलिसी बनाने में जो डायरेक्शन है वही है DPSP। यानी कि DPSP एक प्रकार से राज्य पे मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक जिम्मेदारी है राज्य की कि राज्य ये सारा काम करेगा। ठीक है, और फंडामेंटल राइट वो नागरिकों को अधिकार देता है, राज्य पे एक प्रकार से बंधन लगाता है कि नागरिक ये जो अधिकार है वो नागरिक उसका उपभोग कर सके, जो कि फंडामेंटल राइट में। ठीक है, पर इन दोनों को अगर मिला दीजिए देन इक्वल क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट और DPSP एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ठीक है, और पूरक हैं, और उनका उद्देश्य क्या है कंबाइनली? न्याय की स्थापना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। तो ये इक्वेशन हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत काम का इक्वेशन है। आपको कोई भी क्वेश्चन जब आप एनालाइज करेंगे तो इस इक्वेशन के आधार पे आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आ जाए कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आप किसको वरीयता प्रदान करेंगे, तर्क सहित अपना उत्तर लिखें। ठीक है, तो आप किसको करेंगे? फाइनली आपका यही आएगा कि ये दोनों क्या हैं?
इन दोनों के बैलेंस पे ही हमारा संविधान टिका हुआ है, ठीक है ना। इसलिए दोनों में बैलेंस होना सही है, जो कि मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी। क्या कहा था कि एक रथ के दो पहिए हैं, ठीक है। तो बस इससे बात अपनी आपको ख़त्म करनी है, समझ में आया। तो आपको ये बताना होगा कि इन दोनों को मिला के ही ये पूरा होगा। अगर इसको आप ज़्यादा कर देंगे, इसको कम कर देंगे, तो फिर ये इसमें बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़, ये फार्मूला, इसी फार्मूले से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया। चलिए, अब डीपीएसपी में क्या है, राज्य को डायरेक्शन है कि राज्य ये काम करे, राज्य ये काम करे, राज्य ये काम करे। वो एक लिस्ट है, तो आप लोग घर पे जाके एक लिस्ट बनाइएगा। थोड़ा थोड़ा मैं अभी उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 36, ये क्या है, राज्य की परिभाषा। ये कहता है कि यहाँ भी राज्य की वही परिभाषा मानी जाएगी जो कहाँ मानी गई है, आर्टिकल 12 में। यानी फंडामेंटल राइट के लिए हमने जो राज्य की परिभाषा ली थी, वही परिभाषा यहाँ भी राज्य की रहेगी। वहाँ परिभाषा में हमने क्या किया था, केंद्र सरकार, संसद, फिर राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय स्वशासन, और एक और हमने बता दिया था कि जो भी शख्स, जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति यदि राज्य की शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, तो वही परिभाषा यहाँ भी होगी, ठीक है। आर्टिकल 37, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, ये बात कहता है कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल, यानी ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको लागू कराने के लिए कोर्ट की शरण। फंडामेंटल राइट में क्या था, अगर उसका हनन होता है या रोका जाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सारा बात, समझना ही है। समझ लिया तो फिर समझ लिया पॉलिटिक्स में कल्याण हो जाएगा, नहीं समझा तो फिर जैसी आराम हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 37 पहले ही बात ये कहता है कि ये कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कोर्ट से इनको लागू नहीं कराया जा सकता। यानी पहले एक तरह से नेगेटिव बात हो गई, पर उसमें आगे और जोड़ा हुआ है, लिखा हुआ है कि फिर भी भले ही ये कोर्ट से न्याय योग्य नहीं है, फिर भी ये भारत में प्रशासन के मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत हैं, और राज्य की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य की कि वो इन सिद्धांतों को लागू करे। 37 समझ में आ गया। एक लाइन में थोड़ा सा लिख भी लीजिए। आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 यद्यपि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। एवं राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। ठीक है। अब आर्टिकल 37 अपने आप में डीपीएसपी का महत्व बताता है। क्या बताता है? इम्पोर्टेंस बताता है कि डीपीएसपी का इम्पोर्टेंस क्या है। भले ही ये कोर्ट से आप नहीं इसको लागू करा सकते, फिर भी सरकार के लिए जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है
कि वो जब कानून बनाए तो इन सिद्धांतों का पालन करे। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा कि कोई भी सरकार आएगी, इसीलिए कहा भी जाता है कि सरकार कोई भी आएगी वो 16 आना में से 12 आना वही रहता है। क्यों वही रहता है? क्योंकि सबकी ऑब्लिगेशन है, सब पे जिम्मेदारी है कि वो डीपीएसपी को ही लागू करे। अपना कोई भी कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए। इसलिए एक तरह से नीतिगत एक रूपता आपको देखने को मिलेगी। कोई भी सरकार आए, कोई बहुत ज़्यादा चेंज पॉलिसीज़ में नहीं होता है। ठीक है, उसका कारण यही है। तो आर्टिकल 37 समझ में आ गया। 38, आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की बात यहाँ पे कही गई है। सब लोग पीटी में आप लोग पढ़ के आए हैं कि राज्य लोक कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएगा, लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। ये 38 का 1 है। ठीक है, 38 में एक पार्ट और जोड़ दिया गया। फिर अब ये भी एक महत्व की बात हो गई। डीपीएसपी का महत्व किसमें है कि भाई डीपीएसपी का जो आर्टिकल 38 है वो ये कहता है कि हमारा जो राज्य होगा, हमारी जो सरकार होगी, वो किस तरह की सरकार होगी? ठीक है, चलिए आर्टिकल 38 का 2, इसको 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें एक बात जोड़ दी गई और भी इसको जोर देने के लिए कह दिया गया कि राज्य आय की असमानता हो, प्रतिष्ठा की असमानता हो, अवसर की असमानता हो, इन सबको दूर करने का प्रयास करेगा। मतलब एक तरह से सिंपली वर्ड में समझ लीजिए कि राज्य हर प्रकार की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, वो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है किससे जोड़ा गया था। बस ये 38 का जो 2 है उसमें ये कहा गया कि राज्य किसके लिए काम करेगा? हर प्रकार की असमानता को दूर करने के लिए कार्य करेगा। यानी विभिन्न क्षेत्रों में लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की विविधता वाला देश है। हर क्षेत्र की विविधता हो, असमानता उसको दूर करेगा। व्यक्ति से व्यक्ति की जो असमानता है उसको दूर करेगा। समूह से समूह की असमानता है उसको दूर करेगा। समझ में आया? एक लाइन में सिंपली 38 का 2 क्या कहता है कि राज्य जो भी इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, उसको दूर करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है ना, प्रयास करने का मतलब ये नहीं कि बेमन का प्रयास, ठीक है ना, एकदम स्ट्राइव मतलब पूरे मन से कोशिश करेगा। ठीक है ना, ये हो गया 38। तो यहाँ तक तो एक तरह से महत्व की बातें हैं या उसके नेचर की बात है कि डीपीएसपी में क्या है। अब इसके आगे की जो है आर्टिकल 39 से लेके 51 तक वो कोई ना कोई बात कहता है कि राज्य ये काम करेगा। ठीक है ना, तो 39 लिखवा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए 39, आर्टिकल 39 39 का ए, मैंने 39 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 39 ए, ये क्या है? इसमें कहा है कि राज्य महिला और पुरुष सभी के लिए आजीविका का अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना, अब राज्य नहीं लिखनी है, अब सीधे से कॉमन दिमाग में रखना है कि राज्य काम करेगा। क्या काम करेगा? तो महिला और पुरुष को समान रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना, ठीक है। यानी राज्य की पहली जिम्मेदारी क्या है? महिला हो या पुरुष हो, उसको समान रूप से आजीविका के अवसर मिले, ये राज्य की जिम्मेदारी है, वो सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39B
का मतलब है उसमें ये बात कही गई है कि जो भी भौतिक संसाधन है हमारे, ठीक है ना, उनका बंटवारा इस तरह से हो कि वो सब लोग के कल्याण के काम आए, ठीक है ना। जैसे कोयले की खान, मान लीजिए, एक बात उदाहरण समझिए, मान लीजिए भारत में कोयले की खानें हैं, पता चले वो सारे कोयले की खान किसी एक कंपनी के पास ही है या एक ही व्यक्ति के पास है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ नहीं। तो इस तरह से जो भी भौतिक संसाधन हमारे देश में है उनका बंटवारा इस तरह से हो कि वो अधिकाधिक लोगों का कल्याण उससे हो, ठीक है ना। तो लिख लीजिए भौतिक संसाधनों का समुचित वितरण, भौतिक संसाधनों का समुचित वितरण। ठीक है ना, समझ में आ गया। आर्टिकल 39C, ये लिखने का तरीका देखिए, सही करिए, ऐसे करिए, ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल लिख रहे हैं आप। 39C क्या कहता है कि संपत्ति और जो उत्पादन के साधन हैं उनका बंटवारा भी इक्वली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोग के पास है, पर भारत में आज के वर्तमान टाइम क्या है, उसका उल्टा ही हो रहा है कुछ, ठीक है। पर संविधान में क्या लिखा है, संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का समान वितरण, ठीक है ना। उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब 39D, महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। महिला एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, 39E, ई क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी महिला या पुरुष या बच्चा, उसके लिए ऐसी परिस्थिति न आ जाए कि उसको अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़े या उसकी क्षमता के विपरीत काम करना पड़े, ठीक है ना। मतलब कोई इतना गरीब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि उसको अपनी क्षमता से ज़्यादा का काम करना पड़े, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए, महिला, पुरुष अथवा बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक कार्य न करना पड़े। थर्टी 39F, ठीक है। 39F बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें यह बात कही गई है कि बच्चों के क्या बोलेंगे, स्वास्थ्यवर्धक माहौल में विकसित होने का अवसर मिले। राज्य ये काम करेगा कि सारे जो बच्चे हैं उनका विकास कैसे हो, एक स्वास्थ्यवर्धक माहौल में हो, मतलब वो अपनी क्षमता को ठीक से डेवलप कर सके। ऐसा ना हो कि भाई वो बचपन में ही किसी ऐसे काम में लग जाए जिससे उसकी क्षमता डेवलप ही ना हो पाए, ठीक है। बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक माहौल में विकसित होने का अवसर,
ठीक है, 39 खत्म हो गया। 39 ए, कैपिटल ए है, इट मीन्स मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। 39 ए कैपिटल ए, और यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, यानी सबको समान रूप से न्याय मिले और निशुल्क रूप से वो विधि सहायता प्राप्त कर पाए। यानी कि आपको वकील का पैसा देना आपके पास नहीं है यदि, तो उसके लिए फ्री में आपको वकील मिलते हैं राज्य की तरफ से आपका केस लड़ने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब 40 आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कराए और उनको स्वशासन की संस्था बनने के लिए मजबूत करे, ठीक है ना, यानी सशक्त बनाए। ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में सशक्त करना। की संस्था बनने में स्वशासन की संस्था के रूप में सशक्त करना, सशक्त करना, ठीक है। मतलब केवल ग्राम पंचायतों का गठन ना हो, गठन के साथ साथ उनको इतनी पावर, ये इतनी चीज अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो स्वशासन की संस्था बन के उभर सकें, ठीक है ना। सबको मालूम है गांधी जी का था, ग्राम पंचायत किसका था? गांधी जी। तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी से लिया गया है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड कुछ मामलों में लोक सहायता, ठीक है ना। हाँ तो लिख लीजिए, काम का अधिकार, कॉमा शिक्षा का अधिकार एवं कुछ मामलों में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। इसमें बेसिकली लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, इसमें बेसिकली ये बात कही गई है कि राज्य अपनी जो क्षमता है, राज्य की जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ऐसा अवसर उपलब्ध कराएगा कि सभी लोग काम कर पाएं, ठीक है ना। यानी सब लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाए, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का अवसर मिल जाए, और कुछ विशेष कंडीशंस में, जैसे कि कोई बुजुर्ग है, वृद्ध है, या डिसेबल हो गया है, विकलांग में है, विकलांग हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कुछ सहायता राशि भी राज्य दे, ठीक है ना। समझ में आ गया। या बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता उसको मिले, इस तरह की व्यवस्था राज्य करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपकी मनरेगा स्कीम है, तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 41 को एग्जीक्यूट करने के लिए मनरेगा स्कीम है। यानी कि देखिए, कोई भी स्कीम राज्य सरकार की उठाइएगा तो किसी न किसी डीपीएसपी से कनेक्ट हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राज्य को यही काम करना है। तो मनरेगा को अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो कहाँ से करेंगे, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम को ऐड करना चाहे तो यहाँ से भी हो जाएगा, फिर एक आगे भी आएगा स्वास्थ्य वाला, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी पेंशन स्कीम्स चलती हैं, चाहे वो बुजुर्गों के लिए, चाहे वो महिलाओं के, विधवा के लिए, चाहे वो विकलांगता के लिए, वो सारी स्कीम्स किससे ओरिजिनेट होती हैं? 41 से, ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि 41 को, मतलब डीपीएसपी में जो सिद्धांत दिए गए हैं
उनको लागू करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। स्पेसिफिकली पूछ सकता है कि बिहार के विशेष संदर्भ में बताइए, तो आपको बिहार की क्या करनी पड़ेगी, कम से कम 10-15 स्कीम का नाम याद करना पड़ेगा ना, और उसको लिंक करना पड़ेगा कि ये वाला 41 से लिंक है, ये वाला 43 से है, ये 42 से है, ये इससे है, ये इससे इससे। यानी आपको एक क्या बनाना है, चार्ट बना के रख लेना है अभी से। ये आपका होमवर्क है, ये हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है ना, कि बिहार सरकार की कौन कौन सी स्कीम है। स्कीम मिल जाएगी ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है। ये एक लिस्ट आपको बना के रखनी है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि बिहार के विशेष संदर्भ में इसके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, पूछ देगा। तो अब उसके लिए आपको सारा डीपीएस भी बताना पड़ेगा। आर्टिकल 41 में ये बात है और इसको लागू करने के लिए बिहार सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। केंद्र सरकार की कोई योजना है जो भारत सरकार, बिहार सरकार भी लागू करती है, वो भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे। जो सेंट्रल स्कीम है और बिहार में लागू है वो भी लिखेंगे, पर कुछ स्कीम्स ऐसी भी हो सकती है जो बिहार राज्य अपने लिए बनाया हो, तो उनको भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए, बिहार के संदर्भ में जब क्वेश्चन में लिखिएगा तो सिर्फ बिहार की नहीं 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 नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, ये सब कैच होता है, ध्यान से पकड़ना है। पूछेगा मुख्यमंत्री की शक्तियां बिहार के विशेष संदर्भ में बताइए। अब ये बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से अलग है क्या, उसको क्या कुछ स्पेशल पावर दिया गया है? तो ये सब केवल कैच है, मतलब आपको फंसाने के लिए कि आप सोचिए कि अरे कुछ अलग है लग रहा है यहाँ पे, अब वो अलग सोचते सोचते आपका टाइम निकल जाए, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान देना है, ठीक है। क्या कह रहे, कौन, एक मिनट सुनने दीजिए, हाँ बोलिए। एकदम आएगा, उनका स्किल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई योजना है नहीं। आपको कहीं ना कहीं से उसको लिंक कर देना है बस, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 42, अरे आर्टिकल 40, 41, 42, ठीक है ना। 40 का 1, 40 का 2 ऐसे नहीं लिखना है। चलिए आर्टिकल 42 है कार्य की मानवोचित दशाएं, उचित एवं मानवोचित दशाएं, कार्य की उचित एवं मानवीय दशा, उचित एवं मानवीय दशा, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, एवं मातृत्व सहायता, एवं मातृत्व सहायता, मैटरनिटी रिलीफ या बेनिफिट। यानी राज्य क्या करेगा, ऐसी दशा उपलब्ध कराएगा कि काम करने की जो दशाएं हैं, जिस हाल में लोग काम करते हैं, वो कैसी दशा हो, उचित हो, मानवीय हो, ठीक है ना। जैसे आप कारखाना अधिनियम वगैरह जो LSW वाले में पढ़े, उसमें है ना, इतने दूर पे ये होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की होनी चाहिए, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, इन्फोर्स कराना, राज्य की। और किस आर्टिकल में आ जाएगा, 42, ठीक है। इसके अलावा जो मातृत्व अवकाश या मातृत्व उसमें मिलता है ना, अभी कितना हफ्ते का अवकाश हो गया है, 26 महीने, पहले 12 था, अब 26 हफ्ता हो गया है, ठीक है। तो ये सारी स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 42, 43 लिखिए। कामगारों के लिए निर्वहन, सॉरी हाँ ठीक, निर्वहन मजदूरी, 43, निर्वाहमय निर्वहन योग्य मजदूरी, उसको लिविंग वेज कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि जीवन जीने के लिए कम से कम उसको पैसा मिल जाए, कि मतलब वो अपने जीवन की कुछ जो जरूरी आवश्यकता है उनको पूरा कर सके, ठीक है ना।
तो जो भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं वो इसमें आ जाएंगी। जैसे मनरेगा इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मनरेगा आ जाएगा, क्योंकि मनरेगा का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करें, रोजगार दें और उनको मजदूरी मिले जिससे कि वो अपना जीवन जी सके। चलिए अब 43A मैंने कैपिटल ए, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। किस संशोधन से जोड़ा गया था? 42, ठीक है ना। जहां जहां भी ए आए ना कैपिटल, तो ज्यादातर किससे जोड़ा गया है? कॉमन बता रहे हैं, मतलब ऐसे कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, पर ज्यादातर जहां कैपिटल ए आया वो कहां से जोड़ा गया है? ठीक है। इसमें क्या है? प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, यानी जो भी उद्योग धंधे या कंपनियां चल रही हैं उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट होगा उसमें मजदूरों की भी हिस्सेदारी होगी। अब 43B, इसका LSW वालों से पूछेगा, बताएगा लोग। आप जो भी ट्रेड यूनियन वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बड़ा उद्योग हो, तो वहाँ जब मैनेजमेंट की मीटिंग होती है तो वहाँ मजदूरों के भी प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है ना। जो ट्रेड यूनियन वगैरह है वो यही सब तो है, तो उनकी भी भागीदारी उसमें रहती है, ठीक है। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विकास के लिए, ठीक है ना। तो सहकारी संस्था, सहकारी, सरकारी नहीं लिखिएगा, सहकारी, कोऑपरेटिव, सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना, उनको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। ठीक है।